क्या आपको लगता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन है जो कि चेंज ला सकती है इस रियल एस्टेट में, बट अभी तक सबको उसकी जानकारी नहीं है? जहाँ मैं देखती हूँ कि अगर आप आईटी कंपनीज देखेंगे या आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एआई वगैरह यूज़ करते हैं। आपसे इंस्पायर्ड वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो टू एंटर इन रियल एस्टेट? बहुत अच्छा फील्ड है एक्चुअली रियल एस्टेट। एक्चुअली ना लीडरशिप पोजीशन में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेल लीडर है या ये फीमेल लीडर है। मैं आपको एक दिन के लिए नायक मूवी का अनिल कपूर बनाना चाहती हूँ। अरे तो तो सपोज ठीक अगर है। आप इस फील्ड में एक ऐसा डिसीजन चेंज करना चाहो तो वो क्या हो सकता है और क्यों? छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि Hello guys, Bhagyashree here from Arcbox. So we are here to shoot a podcast of Meenakshi Jamtani ma'am. So let's get in. मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आपका इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है किसी भी काम में, और आप एक गाइडिंग लाइट हो फॉर सेकेंड जनरेशन लीडर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि फैमिली को एक न्यू हाइट पे लेके जा सकता है। आपकी लीडरशिप में जमतानी ग्रुप ने ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है और अभी वो एक प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आपने काफी समझदारी से कोर फंक्शंस लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया है, और कंपनी की ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा योगदान है। टू किक थिंग्स, मैं और ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी इस रियल एस्टेट जर्नी को जानने के लिए। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस। ओके। सो आपका आपके करियर में मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट क्या है? मैंने जब करियर स्टार्ट किया था ना, तो एक्चुअली ये कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी थी। मतलब हम लोगों ने जस्ट अभी रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया था इन 2010। तो Okay. हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी एक्चुअली लॉन्च नहीं हुआ था वो टाइम पे। तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा बिजनेस है, स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेशनल थे मैं और अनूप दोनों। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बहुत ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है एक्चुअली बहुत, और कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे पास हमारी एक एंसेस्ट्रल लैंड छोड़ के बाकी और कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि हम किसी बैंक से कैपिटल बोरो करेंगे। तो हमने अच्छी एक बैंक को, नेशनलाइज बैंक को अप्रोच किया। तो बैंक ने हमें खड़ा भी नहीं रहने दिया क्योंकि वो टाइम पे तब हमें रियलाइज हुआ कि हमको बहुत ज़्यादा सिस्टम्स लाने हैं, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि ऑल दिस ईयर्स हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस रहा है। हमारे पास कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से स्ट्रांग नहीं थे हमारे। तो तब फिर हम लग गए हमारे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग करने में। वो जो लैंड थी उस पर हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया अपना पैसा वगैरह डाल के, बट आगे बढ़ना मुश्किल था। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रोसेसेस बनाए, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया। फिर फाइनली जाके 2012 में हम लोगों ने एक बैंक से, नेशनलाइज बैंक से लोन लिया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। तो वो एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सोची और सीखी। क्योंकि उसमें हमने ये सीखा कि कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिटर्न्स फाइल करना, टाइम से टैक्सेस भरना, अपने सारे लैंड के डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे होना, क्लैरिटी होना, सब क्लैरिफिकेशंस होना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। क्योंकि मैं एक्चुअली ना आईटी कंपनी में काम करती थी, मैं आईबीएम में काम करती थी, मैंने 3 साल वहाँ काम किया था। तो वो वर्ल्ड बहुत अलग था और ये दुनिया एकदम अलग थी। यहाँ आके मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, वो छोटे छोटे ऐसे बिल्स एंटर करने से लेके, चेक्स बनाने से लेके। और व्हेन इन दोज टाइम्स 2007 till 2010 I was working with IBM. So that is a different, it's a corporate world, and I was working in Bangalore. तो वो मतलब Bangalore is the IT hub अभी भी, आज भी Bangalore is so forward compared to what Pune is.
But at that time there was nothing in Pune, and Bangalore was the IT hub in India. So, and all these international companies, they follow a lot of processes and standards. So I was trained in that way, and coming into this, and obviously it was my family business and it was my choice to come here. That's why this entire process of formation of processes and documentation and following compliances started. So that was one changing moment. And another significant moment in my career was after COVID, when the रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना जो बूम होने लगा ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो टाइम पे हमने रियलाइज किया कि अरे हम लोग बहुत पीछे हैं. हम एक प्रोजेक्ट एक साल में एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और बाकी दुनिया तो आगे बढ़ रही है, तो हम कहाँ छूट रहे हैं इसमें. तो हमने ये रियलाइज किया कि कहीं छूट नहीं रहे हैं, एक्चुअली सब कुछ है, और सिर्फ अपनी एक अच्छी सेल्स टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अग्रेशन चाहिए. तो फिर तभी मैंने डिसाइड किया कि तब तक मैं फाइनेंस देखती थी और एडमिन, एचआर, रिकवरीज, ये सब मेरे पास थे, मतलब सीआरएम डिपार्टमेंट वगैरह, बट सेल्स का फंक्शन मैं तभी नहीं देखती थी. तो पोस्ट कोविड 2020 जैसे ही कोविड जस्ट हमारा मतलब थोड़ा सा पॉज आया, तो वो टाइम में मैंने सोचा कि हम लोग सेल्स पे फोकस करते हैं और बढ़ते हैं. तो वो हमारा एक अच्छा डिसीजन हो गया कंपनी का. तो तब हमारे सेल्स चलते थे कुछ अराउंड, हमारा टर्नओवर था तभी 100 CR के आसपास. तो फिर धीरे धीरे करके लास्ट ईयर हम लोगों ने 500 CR के आसपास का टर्नओवर किया. तो 3 सालों में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें चेंज की सेल्स पर से, और अपना पूरे कंपनी का हम लोगों ने तौर तरीका चेंज किया, सोचने का तरीका चेंज किया, ताकि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि सेल्स ऐसे नहीं होता है जब तक हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, उनके कंफर्ट के लिए नहीं सोचते हैं. आज का कस्टमर क्या चाहता है हम वो नहीं देखते हैं. सबकी सोच बदलनी पड़ती है, तो जाके चीज़ें चेंज होती है, ना कि सिर्फ हम बोल दे कि हाँ अभी हमको यहाँ से यहाँ बढ़ना है. तो सोच बदलना एक एक प्रोसेस चेंजिंग जो है हमारा, वो थोड़ा उस पर ध्यान दिया, तो वो एक अच्छा मोमेंट हो गया है हमारे लिए इतने टाइम में, मतलब मेरे मेरे करियर में. हो सकता है कंपनी ने तो बहुत कुछ देखा है इन द लास्ट 15 years इन रियल एस्टेट, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन फॉर मी इफ यू आस्क, सो दीज आर माय सिग्निफिकेंट मोमेंट्स इन माय करियर. आपने जमतानी ग्रुप को ब्रांड और टॉप रियल एस्टेट कंपनी बनाने की शुरुआत कैसे की? बिकॉज बिल्डिंग सच अ ग्रेट ब्रांड इतना इजी नहीं है, बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल करती है ब्रांड मार्केटिंग में, तो आपने वो शुरुआत कैसे की थी? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, मैं अपने मार्केटिंग के मीटिंग्स में मैं हमेशा ये पॉइंट पे बोलती रहती हूँ कि तुम जो बोलते हो कि ब्रांडिंग पे खर्चा करो, ब्रांडिंग पे खर्चा करो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. आई एम प्रो कि खर्चा तो करना चाहिए, बट ब्रांड सिर्फ ऐसे ही नहीं बनती है, ब्रांड बनती है हमारे काम से. तो सबसे पहले हमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और जितने ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा लोग हमें जानेंगे, उतना ही हमको जो ब्रांडिंग एक्टिविटी है वो हमें पुश देगी. ना कि ये होगा कि हम ब्रांडिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं बाहर, पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ एनी ब्रांडिंग एज सच. तो मेरा फोकस हमेशा यही रहा है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, अच्छे से अच्छी सर्विस दें अपने कस्टमर्स को, ताकि लोगों के पास एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए जमतानी की तरफ. तब जाके सच में ब्रांडिंग का मतलब बनेगा, वरना तब तक ब्रांडिंग का कोई मतलब नहीं है. पीपल शुड ट्रस्ट अस, तो फॉर ट्रस्ट यू हैव टू डिलीवर, otherwise the trust is not built. So I think for branding it is very essential, and that's how it is. So we have been working on that principle till now. मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ. भरोसा और ब्रांड साथ में कैसे बिल्ड होता है हाँ. मार्केटिंग से रियल एस्टेट में, और आपके हिसाब से बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? देखो, मेरा ना बहुत सिंपल फंडा है मार्केटिंग के पीछे. जब भी कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारे पास लैंड आई और उस पर हम लोग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी वगैरह हमने सब चेक की, तो उसको मार्केट में लाने से पहले मैं जनरली अपने आप को और अपनी टीम से 3 सवाल पूछती हूँ. पहला सवाल तो ये कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है. कि हम अगर मान लो कि रावित में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, और उसमें हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन हमसे घर खरीदेगा और क्यों खरीदेगा वो हमसे घर, उसके क्या रीजंस हैं. तो वो हम एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं.
उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहा है, या मेरे अगर कॉम्पिटिटर है उनसे क्या अलग चीज करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस प्रोजेक्ट कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर्स। उस पर हम लोग बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं कि मान लो हम अमेनिटीज लेके आ रहे हैं, हम ये क्या बोलते हैं, अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ सोच रहे हैं, या हम बच्चों के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं, या वर्किंग लोगों के हिसाब से। जैसे हमने रावित में एस एटमॉस्फेयर लॉन्च किया, तो तभी हमने सोचा कि हमारा मोस्टली हमारा जो ऑडियंस है वो आईटी क्राउड है। तो आईटी क्राउड को क्या होता है, उनको टाइमिंग्स उनके अलग रहते हैं, कोई 2 बजे से 10 की शिफ्ट में काम करता है, कोई उसके बाद वाली शिफ्ट में काम करता है, कोई सुबह करता है। तो अदर देन वीकेंड्स वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, या उनके घर वाले भी मतलब, और उनका अभी आजकल तो ये वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर हो गया है। तो व्हाई नॉट ब्रिंग ऑल दैट इज आउटसाइड इन द कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ, कि फॉर एग्जांपल जैसे शॉपिंग आर्केड है, और जैसे गेमिंग जोन है, या चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, या सीनियर सिटीजन्स पार्क है, या ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे स्पा है। हाँ, जो अपने लाइफस्टाइल के लिए, आज लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हो गई है हर एक की, और बिजी भी हो गए हैं सब, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट क्या डिफरेंट रहेगा मार्केट से। तो वैसे हम लोगों ने सोच के वैसा लॉन्च किया उसको, कि हम अमेनिटीज पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज हमारा यंग क्राउड है। जैसे हम लोगों ने एस विलास जो है हमारा प्रोजेक्ट कोरेगांव पार्क एनेक्स में, तो वो हमारे सुपरलेटिव लग्जरी विलास है। वहाँ हमने सोचा कि हमारा ऑडियंस कौन होगा, वो होगा हुज हू ऑफ पुणे, जिनके पास सब कुछ है ना। वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे घर एक बहुत अच्छा हमारा घर हो, और उनका कोई पहला घर होगा नहीं ये तो डेफिनेटली उनके लिए अपग्रेड होगा। तो हम लोग उसमें अच्छे से अच्छी चीजें लेके आए, अच्छे से अच्छा वर्कमैनशिप लेके आए हैं, ताकि वो हर चीज बारीकी से देखें, क्योंकि वो ऑडियंस ऐसा है जो हर चीज बारीकी से दिखता है। वो ऑडियंस ऐसा है जिसने ऑलरेडी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स देखी हैं, इतना अपग्रेड हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उस तरीके का प्रोडक्ट लेके आए हम। तो सिर्फ बोलने के लिए सुपरलेटिव लग्जरी नहीं है वो, सच में वहां पे हम जो जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो थॉटफुलनेस हमने उस प्रोजेक्ट में दी है। तो वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है कि हाउ इज माय प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी इन द मार्केट, मतलब इन माय कंपटीशन। और तीसरा मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रीजन टू बिलीव, कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेके जाऊं मार्केट में, आउट किया हमने प्रोडक्ट तो, और हमने जो भी ये दावे किए कि हम ऐसा मार्केटिंग कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि अमेनिटीज है, सब है, अगर आप एज अ कस्टमर उसको देखते हो, तो आपका रीजन क्या होगा मुझे बिलीव करने का। तो सबसे पहले वो रीजन होगा कि हमारे ब्रांड ने आज तक जो भी प्रॉमिस किया है वो हमने डिलीवर किया है, टाइमली डिलीवरीज दिए हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और आगे कि ये प्रोजेक्ट आपको आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके ऊपर पूरा हमारा मार्केटिंग का फंडा डिफाइन होता है, हमारा जो पूरा मार्केटिंग प्रोसेस डिफाइन होता है, ये बेसिक ये 3 क्वेश्चंस के ऊपर डिफाइन होता है। तो ये सिंपल हमारा फंडा है। बाकी तो मेरी क्रिएटिव टीम, हमारा कैसे रहता है ना कि हम लोग ये सिर्फ मैं अपने आप से नहीं पूछती हूँ, ये मैं हमारी कोर टीम है, हम उसमें डिस्कस करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले। फिर मेरी मार्केटिंग टीम के साथ डिस्कस होता है, सेल्स टीम के साथ डिस्कशन होता है, फिर हमारी जो क्रिएटिव टीम है उसके साथ डिस्कशन होता है, एंड देन ऑल ऑफ अस ब्रिंग दैट प्रोजेक्ट टुगेदर, ब्रिंग दैट मार्केटिंग पीस टुगेदर। सो दैट्स हाउ इट इज। अनूप जमतानी सर ने आपके इस सक्सेस की जर्नी में क्या रोल प्ले किया है, और उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So I would say कि this is a very unique relationship that we share, husband wife, then directors of the same company, at times mentors to each other, the best critics to each other, then best friends, strongest supporters. So it's a very different relationship, I would say, and at the same time the respect that we have for each other, and the हम लोगों ने कैसे है ना, यहाँ पे कंपनी में अगर आप देखोगे तो आज तक ऐसा नहीं है कि मैंने उनको सर नहीं बोला है, उन्होंने मुझे मैम नहीं बोला है। हम कभी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते हैं, पहली बात, बिकॉज वी रिस्पेक्ट आवर पोजिशंस। एंड हम लोगों ने काम में एकदम बराबर से सब डिफाइन करके रखा है कि ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं, ये मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, और अथॉरिटी प्रॉपरली डिफाइंड है।
और हम एक दूसरे के लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं Okay. कि अगर मुझे उनके डिपार्टमेंट के किसी को कुछ बोलना है तो देन आई वुड ऑलवेज फॉलो द करेक्ट पाथ एंड ही वुड ऑल्सो डू द सेम. ऑब्वियसली माई रिपोर्टिंग इज टू हिम, ही इज माई बॉस, बट देन आई थिंक ये सेटअप करने से बहुत ज्यादा घर पे बहुत ज्यादा पीस रहता है. और बाकी एक्चुअली उन्होंने मुझे, वही रीजन है जो मैं रियल एस्टेट में आई. वरना जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आईबीएम में काम कर रही थी, तो उनका ये ड्रीम है कि हम ये कंपनी बहुत आगे लेके जाएं, और मैं पूरी तरह से वो ड्रीम सपोर्ट करना चाहती हूँ. Okay. तो इसलिए मैंने हाँ बोला. वो टाइम पे मुझे वो स्पार्क दिखी कि सच में जो वो ड्रीम कर रहे हैं इट इज़ पॉसिबल. तो इसीलिए मैंने भी अपना जॉब छोड़ा और मैंने उनको ज्वाइन किया. एंड उस दिन से लेके दिस जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आई एम टेलिंग यू कि ऐसा बहुत ईजी नहीं है. एवरी डे इन एंड डे आउट वी आर फेसिंग चैलेंजेस, बट इट्स अ वेरी, आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस जर्नी with him as my partner. And also we are parents to 3 young children, so so he's a very hands-on dad when it comes to my work commitments या traveling या कुछ भी, जो भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बेझिझक उनको कॉल करती हूँ कि आज मुझे लेट होने वाला है, if you can go home, nothing like that. So he is a very hands-on father, so he has supported me throughout. And so it's a very great Great to hear. it's a very good thing to be accompanied by somebody who understands you and who has this tremendous confidence on you. कि कभी कभी मैं भी शेक हो जाती हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो बोलते हैं बिल्कुल मत सोचिए, यू हैव द पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट कि यू नीड अ लिटिल कॉन्फिडेंस. तो जो है सही है गलत है कर लो, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है. So that's how it is, yeah. क्या आपको लगता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन है जो कि चेंज ला सकती है इस रियल एस्टेट में, बट अभी तक सबको उसकी जानकारी नहीं है? टेक्नोलॉजीज तो बहुत हैं एक्चुअली. हम दूर नहीं हैं उस मोमेंट से कि जहां हम ये बोलें कि नहीं नहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे. चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी के साथ ही रहना पड़ेगा, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एआई जनरेशन है फॉर श्योर. तो जहाँ मैं देखती हूँ कि अगर आप आईटी कंपनीज देखेंगे या आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एआई वगैरह यूज़ करते हैं, पर रियल एस्टेट में आज भी उतना उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं है या इतना इन्वॉल्वमेंट हमारा एआई के साथ नहीं है. तो डेफिनेटली एक ये है जो हमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा करके आईटी कंपनीज से हैं, और उनके यहाँ एआई ने अगर वंडर्स वर्क करना चालू किया तो देन वील आल्सो हैव टू थिंक अबाउट शिफ्टिंग टू दैट. एंड रियल एस्टेट में और एक चीज है जो मैंने देखा है, जैसे ई कॉमर्स आपने वेबसाइट्स देखे होंगे जैसे अमेजोन वगैरह है कि सब चीजें ऑनलाइन बिकती हैं. और इवन मैंने यूएस में तो ये भी सुना है कि कार्स भी ऐसे कोई हम जैसे कार खरीदने जाते हैं किसी शोरूम में, तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहां ऐसे स्टेशंस बने हुए रहते हैं या कुछ ऐसे ये रहता है कि जहाँ पे सारी गाड़ियां रहती है, जैसे वेंडिंग मशीन कैसे रहता है वैसे सारी गाड़ियां रहती है. आप अपना कार्ड स्वाइप करिए, गाड़ी आप सिलेक्ट कर लीजिए और वो गाड़ी आपको डिलीवर हो जाती है. और आपके लोन वगैरह भी उसके कार्ड के थ्रू ही हो जाते हैं, जो भी आपको चाहिए ना वो सब हो जाता है, एंड देन वो गाड़ी आपके पास डिलीवर हो जाती है. रियल एस्टेट में आज भी ऐसा कुछ नहीं है. तो एक वो चीज हो सकती है कि हम भी ऑनलाइन सेल्स पे फोकस करें, उसमें बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी भी सेव होगा. उसमें फिर हम लोग एआई इंटीग्रेट करके जो लोगों को, जैसे यहाँ हमारे सेल्स के जो लोग हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, टूर देते हैं, तो वर्चुअल टूर्स हो सकते हैं, एआई एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं उसमें, एंड देन प्रॉपरली सब सेटिस्फैक्शन के बाद द पर्सन कैन pay you the token online and buy that house online. So that is one possibility which can happen in real estate. So that's what I can think about. मैं आपको एक दिन के लिए नायक मूवी का अनिल कपूर बनाना चाहती हूँ. अरे तो सपोज अगर आप इस फील्ड में एक ऐसा डिसीजन चेंज करना चाहो तो वो क्या हो सकता है और क्यों? डिसीजंस एक दिन में हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी. ऐसे कोई तो एक रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट लगता है. एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगता है कि वो सब चाहते ही हैं,
जीएसटी जब पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ना रियल एस्टेट में, तभी उसमें हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था आईटीसी। फिर बाद में बीच में रूल्स चेंज हो गए और फिर हमको 1% 5% कलेक्ट करो और भरो। तो अगर आप ऐसे पूछ रहे हो क्या चेंज करना चाहोगे, तो मैं वो चेंज करना चाहूंगी कि हमको आईटीसी मिले वापस, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज मतलब बाकी सारे इंडस्ट्रीज में आईटीसी अभी तक है वैलिड। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है, बाकी सब जगह सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, पर क्या पता रियल एस्टेट डेवलपर्स को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगी। अभी आपके लिए मेरे पास एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। मान लो हम 2030 में, और टेक्नोलॉजी इज द सोलो ड्राइवर बिजनेस स्केल करने के लिए, तो विदाउट मतलब बिना किसी डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉयज और स्टाफ, कभी आपने सोचा है इफ विल अपॉइंट एआई सेल्स एजेंट, एआई मार्केटिंग, एआई फाइनेंस एंड एआई फंक्शंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स? तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कर पाएगी? और रियल एस्टेट में मतलब ये हो सकता है? आपको क्या लगता है उसके बारे में? हो सकता है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि बहुत सारे फंक्शंस एआई कर सकता है, जैसे वर्चुअल टूर्स। उसमें आपको क्या देखना है, आपको अपने घर पे कौन सी टाइल देखनी है, मुझे वुडन चाहिए, मुझे मार्बल चाहिए, मुझे ये कलर में देखना है, मुझे वो कलर में देखना है, ऑल दोस थिंग्स तो अभी आ ही गए हैं वैसे। आगे चल के मैं उस दिन पढ़ रही थी कहीं कि आज के दिन में एआई मार्केट इज एट अराउंड आई थिंक $184 billion, and till 2030 since you're asking me it will be more than $850 billion. वो इतना बड़ा होने वाला है, तो डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री उससे दूर नहीं जाने वाली है। तो रियल एस्टेट में मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है एआई को लेके कि जैसे एआई सेल्स एजेंट हम बोलते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट जहाँ पे ह्यूमन टच रहता है वहाँ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि हम बायर के साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट होना जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ह्यूमन। ऑब्वियसली एआई अभी मुझे नहीं पता वो कितना उसमें डेवलप करेंगे टिल 2030, बट आज के दिन में हम देखें कि ह्यूमन इंटरवेंशन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन स्किल्स हैं हमको। और मेन तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इमोशनल कनेक्ट है घर लेते समय। घर लेना ऑफिस के लिए नहीं बोलती हूँ, बट घर जो है ना हर एक फैमिली के लिए एक बहुत ज्यादा इमोशनली इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है, तो वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होना मुझे लगता है जरूरी है। बाकी सब फंक्शंस में मे बी वी विल बी एबल टू डू इट, बट देन ये भी मैंने एक ऐसा पढ़ा है कि इन द नियर फ्यूचर लोगों को ऐसे लगता है ना कि लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगे, एंड एआई विल टेक ओवर। It will not be like that. You will lose out to the people who know AI better rather than losing out your jobs to AI. You know, that's very true, which I think. So upgrade is very important in any industry, even in real estate industry. We'll have to learn new techniques which are coming. Obviously there are pros and cons of technology, but then upgrade is the only thing we can hope for. Yeah. आप क्या चेंजेस एंटिसिपेट करते हो रियल एस्टेट में इन फ्यूचर? जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना पड़ेगा रियल एस्टेट में। और दूसरा ये जो डेकेड है अपना, वो रियल एस्टेट के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट का टारगेट ही है कि 2030 तक रियल एस्टेट विल बी $1 trillion in India. So I think it's a very good opportunity, and we are at the right time, right place, because India is growing tremendously. We are seeing development everywhere. If it continues in this way, obviously real estate is going to boom. Even I think tier 2 and tier 3 cities are also doing very well these days, because recently I had been to Nasik, and जब लास्ट में नासिक में गई थी 4 साल पहले, एंड टुडे आई थिंक नासिक इज वेरी डिफरेंट, very progressed compared to what it was last 4 years back. So definitely real estate has a big chance of growing in this decade. Obviously technology, we'll have to adapt technology, we cannot say no to it. I have seen many people still not using ERP. So as a company we'll have to adapt to maybe ERP, AI, BIM, and HRMS and all those things, you know, to keep up with the changing times. So yeah. आप क्या एडवाइस देना चाहते हो न्यू प्रोफेशनल्स को टू मतलब रियल एस्टेट में सक्सेस अचीव करने के लिए?
सो ये जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत एक तो कैपिटल इंटेंस बिजनेस है, और दूसरा रिस्क भी बहुत है इसमें, ऐसे नहीं है। सो नए जो हमारी नई जनरेशन आती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 3, सो slowly and steadily I'll have to plan for the second generation also. So I think ki for the second generation to come in, they'll have to start from basics rather than coming and just sitting on the top. I think कि उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा हमको ग्राउंड वर्क करवाना पड़ेगा। किसी भी नए जो बच्चे आते हैं जैसे, तो ग्राउंड वर्क बहुत करेंगे तो उसके हिसाब से वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख के ऊपर आएंगे, तो वो बेटर है। इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब, या ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई रियल एस्टेट में कोई कोर्स है, कोई एमबीए रियल एस्टेट में, या ऐसे फाइनेंस में एमबीए हो जाता है, सेल्स में हो जाता है, या किसी भी और इसमें स्पेशलाइजेशन है, बट रियल एस्टेट में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। So obviously you'll have to learn. It's a mixture of everything. See, it's a mixture of sales, it's a mixture of finance and marketing, planning, architecture, all those things. But then if you have to make a career in real estate, you will have to go through all this, and only then you'll be able to. Today also I am learning. There are so many things I learn every day which are new to me. There are so many laws, there are so many things, society laws, ये law, वो law, इतनी सारी चीजें हैं. You have to keep on upgrading yourself. So for anybody entering, he has to be always up for new learnings on the way, and then only I think you can be a successful real estate professional. Okay. Yeah. आपसे इंस्पायर्ड वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो टू एंटरिंग रियल एस्टेट? बहुत अच्छा फील्ड है एक्चुअली रियल एस्टेट। हमको ऐसे लगता है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, बट एक्चुअली ना लीडरशिप पोजीशन में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेल लीडर है या ये फीमेल लीडर है। इट्स वन एंड द सेम एक्चुअली। ऐसा हम क्यों ऐसा डिस्टिंक्शन करते हैं कि फीमेल्स के लिए हम एक अलग रूट सेट करें या एक अलग कुछ करें, और मेल के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नो डिफरेंट। whatever a man is facing, a woman will also have to go through the same things, and vice versa. So it's not कि कुछ स्पेशल ऐसा। हाँ, मैं यही एडवाइस नहीं, मतलब ऐसे ही ये करना बोलना चाहूंगी, सजेस्ट करना चाहूंगी कि डोंट अगर तुमने ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ठान लिया है ना, तो फिर एक्सक्यूजेस मत ढूंढो। जनरली क्या होता है, विमेन फीमेल्स का मैंने ये देखा है कि कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, जैसे घर, बच्चे या और कुछ। बट देन अगर हमने ठान लिया है ना कि मुझे ये इस पोजीशन पे बैठना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो इसको मुझे पूरी तरह से निभाना है, ये भी हमारे मन में होना चाहिए। फिर आपको बहुत सारी चीजें उसके हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, ना कि अपने आप को थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, वैसे नहीं चलता है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बोलोगे कि मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आपका टाइम, एनर्जी और आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा आपके काम की तरफ होना चाहिए। तो उसमें आप प्लीज़ एक्सक्यूजेस ना ढूंढे तो वो बेटर है। मैंने तो हमेशा वैसे, मतलब मैंने जितना भी टाइम काम किया है, अभी पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूँ, मेरे रूल्स सेट हैं कि मेरे घर वाले कुछ भी हो जाए, मुझे 11 बजे से 8 बजे तक मुझे फ़ोन नहीं करते हैं। 8:05 मुझे घर से फ़ोन आता है कि मम्मा कहाँ हो, या मेरी मदर इन लॉ पूछती है कि कहाँ है, कब आएगी। बट 8 बजे तक मुझे कोई फ़ोन नहीं करता है। ये एकदम रूल्स सेट हैं घर के। तो अगर वो मेरे हस्बैंड के लिए रूल्स है, तो मेरे लिए भी वही रूल्स सेट होने चाहिए, तो ही मैं इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूंगी, इतना काम कर सकूंगी ना। वरना अगर कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस रहेगा, तो आपको आपका एनवायरनमेंट उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। देखो, दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रीम। इफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, यू हैव टू अचीव इट, देन डोंट बैक आउट। सो दैट्स द ओनली थिंग आई वुड वांट टू सजेस्ट एनी वुमन हु इज वांटिंग टू एंटर इनटू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ओके, इनमें आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो कि आपको इंस्पायर करती है टू अचीव सक्सेस अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट? सो मैं आई एम अ फिटनेस फ्रीक। ओके, तो आप अगर उसको हॉबी में काउंट करेंगे, मैं तो काउंट करती हूँ आजकल, बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा हॉबीज थी जो धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ टाइम
थोड़ी थोड़ी कम होती गई हैं। हम्म। जैसे मैं बहुत अच्छे पेंटिंग्स करती थी। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स भी दिए थे जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी। तो बहुत मुझे शौक था, मैंने सोचा था कि मैं अपना ये हॉबी कंटिन्यू करूंगी, बट समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा थोड़ा छूट गया। बट अभी भी जब भी मुझे चांस मिलता है बच्चों के साथ कोई भी ऐसा छोटा सा कोई आर्ट सेशन अटेंड करने का या कुछ भी ऐसे घर पे ही कुछ बनाने का, तो मैं बना लेती हूँ। बट ऐसा नॉट वेरी पर्टिकुलरली कि मुझे करना ही है। रीडिंग मेरी एक हॉबी है जो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा फिक्शन रीड करती थी। अभी मैं अल्टीमेटली मैं बिजनेस बुक्स पे आ गई हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट माय प्रोफेशन आल्सो रिक्वायर्स। मुझे खुद को अपग्रेड करना है, तो उस हिसाब से मुझे अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। बट आई एंजॉय रीडिंग। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ भी हो जाए मैं 2 पेज तो पढ़ के सोऊंगी, वैसा है। एंड देन योगा इज माय हॉबी, एक्चुअली इट इज माय सर्वाइवल स्किल यू कैन से। तो कुछ कोई भी दिन होने दो, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मैं यहाँ आके मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करके ही आती हूँ। जिम, योगा, पिलाटेस, एरियल योगा, ये सब मतलब हर दिन कुछ ना कुछ एक रहता है अलग, ताकि वो मैं जो 1.5-2 घंटा मैं वर्कआउट करती हूँ उसमें एक मैं अपने आप के साथ भी रहती हूँ, प्लस मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो भी कर रही हूँ, प्लस मुझे जो एनर्जी चाहिए वो भी मुझे मिल जाती है। और फिर मैं अपना पूरा दिन अच्छे से बिता सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर के पहले, आप इमेजिन करो कल आप अगर कोई सेल्स ऑफिस में गई और वहां पे कोई भी नहीं है, फिर वहां पे कोई एआई असिस्टेंट आया, उसने आपको ग्रीट किया गुड मॉर्निंग मैम, फिर एक रोबोट आया, उसने आपको रिफ्रेशमेंट ड्रिंक सर्व किया, तो उसके बाद वर्चुअल रियलिटी ने आपको पूरा टूर करवाया, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी और क्या ये टेक्नोलॉजी चेंज ला सकती है रियल एस्टेट में? हाँ, अगर उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां तक अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मुझे एनवायरनमेंट चाहिए अगर वो क्रिएट कर सक रहे हैं, सो व्हाई नॉट। पर अगर डिसीजन मेकिंग के लिए आप पूछोगे तो आई मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ अदर इनपुट्स ऑल्सो, आई मे आस्क देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इफ दे आर एबल टू आंसर दोज एंड आई गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, तो देन इट्स गुड। ओके, बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ह्यूमंस हैव स्किल्स which are not yet developed in AI. So if those skills are there in AI, then people may make a decision of buying a home through AI, but I think that's a little far away. Okay. You need human intervention still. So I would also want somebody to interact with me, वो एक physical मैं घर देख सकूं, जिसको एक लुक एंड फील चाहिए रहता है हमको आज भी। तो वो अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एलिमेंट मिसिंग रहता है, तो decision making may become a little difficult for anybody. Okay. But then it's always a pleasant experience to experience something new. Okay. Yeah. Yes. Now rapid fire. Okay. You have to choose one. AI CEO or AI sales agent? AI sales agent. Okay. Building a brand or growing a business? Growing a business. Physical book or ebook? Physical book, my choice. New project launch or existing project improvement? Both, actually. Okay. Leading a team or working independently? Leading a team. Okay. Now fun choices. Beach vacation or mountain retreat? Mountain retreat and accompanied by yoga. Okay. Movie night or book reading? Book reading. I'm not a night person. Okay. Adventure sport or relaxation spa? Adventure sport. Okay. Cooking at home or dining out? Cooking at home, definitely. Okay. Solo travel or group travel? Family trip. Okay. Group travel. Okay. Now vote of thanks हमारी टीम देगी आपको. Oh, okay. Yes. Hey, Abhishek, how's it going? Did you guys finish recording the podcast with Meenakshi ma'am? I'm excited to meet her. Do you think I could have a chat with her? Yeah, sure. Hello Meenakshi ma'am. Firstly, congratulations on receiving the prestigious Best Rising Woman Entrepreneur Award in Maharashtra by Creedy.
This honor highlights your remarkable leadership and dedication in the real estate industry. We are excited to see the continued success of your initiatives like J Tribe, which has been making a significant impact by transforming projects into vibrant communities through grand possession ceremonies, post-possession celebrations, and community services. Additionally, Always With You exemplifies our commitment to being a trusted brand, creating spaces that meet the needs of both residential and commercial purposes. Your valuable insights today have been incredibly enriching for our audience. We truly appreciate the time and knowledge you've shared with us. Thank you once again, Mrs. Jamtani, for your inspiring presence and contribution. We look forward to celebrating more of your achievements in the future. Always With You. Nice, thank you. Thank you.